जय हिंद दोस्तों। MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ चल रहे थे जिसके अंतर्गत हम लोग BPSC, CDPO, बिहार दरोगा, बिहार SSC, सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस एवं बिहार की आगामी सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामान्य अध्ययन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन थे, जो 1992 से 2021 तक का है। और वीडियो के अंत में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर भी चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, टीन किस सेल का उदाहरण है? तो टीन कायांत्रित सेल का उदाहरण है। अगर हम लोग चट्टानों के प्रकार की बात करें तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांत्रित चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण अग्नि से होता है और अवसादी चट्टानों का निर्माण बहुत सारे परतों के जमने से, अवसादों के जमने से जो परतें बनती है वही अवसादी चट्टानें होती है। और आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानें जब रूपांतरित होती है तो वही कायांत्रित या रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती है। अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करें तो आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस, येबो इत्यादि हैं। और अवसादी की बात करें तो नमक की चट्टान है, सेलखरी है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, स्लेट है, ये सब अवसादी चट्टानें हैं। और कायांत्रित चट्टान आप लोग देख ही सकते हैं, ग्रेफाइट है, संगमरमर है, ये सभी स्लेट है, ये सभी कायांत्रित चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगर हम लोग इस पर चर्चा करें तो भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। और इसी दिन संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान के निर्माण की बात की जाए तो इसमें 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? तो संविधान की जो प्रस्तावना आरंभ होती है वो होती है हम भारत के लोग शब्दों से, जो कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे और इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करें इस पर तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये बहुत बार पूछा जाता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और विशेष प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। अगर हम बात करें हमारा संविधान कैसा है तो हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है और हमारा संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? तो केवल लोकसभा के द्वारा ही कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। और याद रखिएगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है और इस पर संयुक्त बहस नहीं होती है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण भाग एवं अनुच्छेद पे बात करें तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है 1 से 4 में। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है 5 से 11 अनुच्छेद। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और यह 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से 51 तक है। और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है और यह 51 के क में वर्णित है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का चर्चा है। भाग 15 में निर्वाचन और अनुच्छेद 343 से 351 निर्वाचन की बात कही गई है। और भाग 18 में आपात उपबंध है जो 352 से 360 के अंतर्गत है। और भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन भी
कर सके। अगला प्रश्न, कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में कल्याणकारी राज्य का वर्णन है। अगर हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो यह संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है और इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र द्वारा भी अपना पद छोड़ सकते हैं और यह अनुच्छेद 56 के 2 में वर्णित है। और दूसरा प्रावधान है महाभियोग के द्वारा, अनुच्छेद 61 में। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, वो है 61 का 1 में उल्लिखित है और वह है संविधान का अतिक्रमण। अगला प्रश्न, भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 माह। अगला प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो इसका भी आंसर होगा 6 माह। अगला प्रश्न, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर एवं युद्ध के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर हम लोग राष्ट्रीय आपात पर चर्चा करें तो देश में राष्ट्रीय आपात घोषणा करने का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 352 में। और अगर हम लोग अन्य पर बात करें तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर वहाँ आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है अनुच्छेद 360 के तहत। अगला प्रश्न, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगर हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य अर्थव्यवस्था भी मौजूद होते हैं और कुछ जिनमें कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं और कुछ सरकारी एवं निजी क्षेत्र होते हैं। अगर हम लोग फिर से बात करें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होती है जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। और इनमें बात करें हम लोग तो भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है चुंगी कर, जिसको हम लोग सीमा शुल्क भी कहते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो होगा हमारा उत्पाद एवं सीमा शुल्क, दोनों ही होगा। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो जूट एवं रुई उद्योग भारत के विभाजन के बाद सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न, 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई थी। अगर हम लोग पंचवर्षीय योजना पर बात करें तो प्रथम जो है वो 1951 से 56 में शुरू हुआ था और कृषि पर दिया गया था जोर। दूसरा शुरू हुआ था 56 से 61 में और तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। और तीसरा शुरू हुआ था 1961 से 66 में जिसमें स्वावलंबी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया था। और चौथी अर्थव्यवस्था थी 1969 से 74 में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और पांचवी अर्थव्यवस्था शुरू हुई थी 1974 से 79 में गरीबी उन्मूलन। और छठा में शुरू हुआ था 80 से 85 में रोजगार सृजन। सातवां शुरू हुआ था 85 से 90 में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर। और आठवां जो शुरू हुआ था वो था 92 से 97 में कृषि एवं विकास पर जोर दिया गया था। और नौवीं जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1997 से 2002 तक न्यायपूर्ण वितरण। ये बहुत बार पूछा था नवी अर्थव्यवस्था किस पर आई थी? तो
न्यायपूर्ण वितरण पर। और 10वां शुरू हुआ था 2002 से 2007 तक सामाजिक न्याय एवं समानता पर। 11वां जो शुरू हुआ था, और 11वां और 12वां दोनों का जो प्राथमिकता है वो तीव्र एवं समावेशी विकास एवं त्वरित समावेशी विकास है। 11वां शुरू हुआ था 2007 से 12 में, और 12वां शुरू हुआ था 2012 से 17 में। 11वां 12वां आप लोग याद रखिए, क्योंकि इनसे अक्सर एग्जाम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में। भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। भारत में किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है? तो चाय का। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो यह लगाया गया था सिंदरी में, और यह 1951 में स्थापित किया था, और यह झारखंड में है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन होता है? तो ये जस्ता गलत है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा, शुष्क सेल में जस्ते के कार्बन में मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड नौसादर के रूप में कार्य करता है। इसलिए अर्थात इसका जो विद्युत अपघट्य होगा वो होगा नौसादर का पेस्ट, अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड होगा इसका आंसर। अगर और इसमें कार्बन का मिश्रण भी भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की एक छड़ लगी रहती है। इसमें कार्बन की छड़ को एनोड के रूप में और जस्ते की छड़ को कैथोड के रूप में कार्य करती है। इस सेल का विभव जो होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। मैं बता दूं, इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो याद रखिएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड। पूछा जाए कि शुष्क सेल में एनोड के रूप में कौन कार्य करता है, तो कार्बन की छड़, और कैथोड के रूप में कौन कार्य करता है, तो जस्ते की बर्तन या जस्ते की छड़, और इसका विभव कितना है, तो 1.5 वोल्ट। अगला प्रश्न, डायनमो किसको बदलता है? तो याद रखिएगा, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यंत्र पर बात करें तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये याद रखिएगा, माइक्रोफोन किसको, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूब लाइट विद्युत बल्ब को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों में। विद्युत सेल या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, आकाश नीला क्यों लगता है? तो इसका जो एक आंसर हो सकता है वो हो सकता है आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं कि लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, अर्थात जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है वो अधिक प्रकीर्ण होता है। अगला प्रश्न, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? जिसका जो आंसर होगा वो होगा 1/1000 मिलीमीटर। अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करें तो 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, और 1 नैनोसेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। 1 अशक्ति बराबर होता है 746 वाट। 1 फेदम बराबर होता है 6 फीट या 1.8 मीटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अगला प्रश्न, अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का जो लक्षण है वो होता है अनंत पारगम्यता। अगर हम लोग अतिचालक की बात करें तो अतिचालक की खोज 1911 ईस्वी में केमरलिंद ओंस ने किया था, और यह अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उन्हें ही अतिचालक कहते हैं, और इन गुणों को अतिचालकता कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि पारा अतिचालक कब बनता है, तो 4.2 केल्विन पर, अर्थात -268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अतिचालक बन जाता है। डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से डिस्क्रिप्टिव बताया जा रहा है इनसे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव। अगर हम लोग बात करें पृष्ठ तनाव की, तो पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरती रहती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है।
साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी में मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है। इन सभी का कारण जो है वो है क्या है? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे को हम थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिंच ब्लेड अयस्क से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम का आविष्कार 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी और बोमेंड फ्रांस ने, जो कि फ्रांस के थे, उन्होंने किया था। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा अनियंत्रित। एक बार फिर से चर्चा करें हम लोग कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। और अगर यही पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम होगा तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है CaSO4 का होल 2 इंटू H2O या CaSO4 इंटू 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्न उपयोग है: मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में, अर्थात जब पैर हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। अगर हम लोग बात करें सिरका में, तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दही या खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में या बिच्छू बीटी या नेटॉल में मेथनोइक अम्ल होता है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है और दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, पारद धातु मिश्रण क्या है? तो पारद युक्त मिश्र धातु को ही हम लोग पारद धातु मिश्रण कहते हैं। याद रखिएगा पारा युक्त पानी पीने से मिनी माता रोग होता है। याद रखिएगा आप लोग। जल से बाहर निकले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती है? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है। अगला प्रश्न, मधुमक्खी कॉलोनी के एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नर्तन द्वारा, अर्थात डांस के द्वारा। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो याद रखिएगा 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आते हैं, जिन्हें हम लोग दूध के दांत कहते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कितनी संख्या होती है? तो याद रखिएगा 8। अगर हम लोग हड्डियों की बात करें तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। बाल्यावस्था में 208 हड्डियां होती है। और सिर की कुल हड्डियों की बात करें तो इसमें 29 हड्डियां होती है। कपाल में अर्थात खोपड़ी में 8 होती है। चेहरा में 14 होती है और कान में 6 होती है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो याद रखिए क्रो-मैग्नॉन मनुष्य, यह मनुष्य के हाल का पूर्वज है। माँ पौधे की भांति पौधा किसमें मिलता है? तो उस पौधे मिलता है जिससे बीजों से तना काटकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न, 80% से अधिक सेल में क्या सेल अर्थात कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो यह है जल। अगर हम लोग मनुष्य के शरीर की बात करें तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन 65%, उसके बाद कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% पाया जाता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा ये डालियों या डालियों के जड़ों से प्राप्त होता है। अगर हम लोग इंसुलिन की बात करें तो यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है किस कोशिका से? तो बीटा कोशिका से। और इसकी खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक बेंटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट। याद रखिएगा, अर्थात बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था और 1921 में किया था। और 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था।
यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करती है और इंसुलिन की अल्प मात्रा से मधुमेह अर्थात डायबिटीज नामक रोग होता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में जीन के संश्लेषण के लिए जेनेटिक कोड की खोज की थी। उन्हें 1968 में इस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। संसार का सबसे बड़ा पुष्प अर्थात फूल कौन सा है? तो ये है रेफलेशिया। अगर हम लोग बात करें सबसे छोटे पुष्प की तो वो है बुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया, और सबसे बड़े पुष्प की बात करें तो हम लोग रेफलेशिया आर्नोल्डी, और सबसे बड़ा फल की बात की जाए तो लोडोसिया मालडीविका, और सबसे छोटा बीज की बात करें तो याद रखिएगा आर्किड। ये बहुत बार पूछा जाता है, इन्हें आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, तना काट कर आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका गन्ना। मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा एक साग है। अगर आपसे पूछे जाए बांस क्या है तो याद रखिएगा बांस एक प्रकार का घास का उदाहरण है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण, और इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने। और आपसे पूछा जाए कि नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो ये खोखली होती है। और आप लोग याद रखिएगा फेबुला एवं टीबिया नामक जो हड्डी होती है यह पैर में ही होती है। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1820 ईस्वी में। और यह छोटा नागपुर अब झारखंड में रहने वाले तथा मुंडा लोगों ने 1820 से 22 तथा 1831 ईस्वी में कंपनी की सेना से संघर्ष किया। यह क्षेत्र लगभग 1837 ईस्वी तक विद्रोह से प्रभावित रहा था। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था यह 3 कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में वहां के किसानों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए 3 कठिया प्रणाली के कारण हुए शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया था। 3 कठिया का अर्थ होता है जमीन के कुल हिस्से के 3/20 भाग पर नील की खेती करना, इसे ही 3 कठिया प्रथा कहते हैं। और इसमें गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, JB कृपलानी और महादेव देसाई के साथ चंपारण में अहिंसा के माध्यम से आंदोलन किया था। अगला प्रश्न, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ बिरसा मुंडा से। और याद रखिएगा बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व 1895 से 19 ईस्वी तक किया था। और यह जो है रांची, खूंटी, तमार आदि स्थानों पर खुटकट्टी व्यवस्था के ध्वस्त होने एवं बेगारी तथा भूस्वामियों के शोषण के विरुद्ध यह विद्रोह था। अगला प्रश्न, मुंगेर में बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि का वापसी की जो मांग थी यही था आपका मुंगेर में बरहिया ताल विद्रोह का कारण। अगला प्रश्न, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था क्योंकि इसी दिन बिहार नामक प्रांत का निर्माण किया गया था। पुनः 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक नए प्रांत का निर्माण किया गया और पुनः 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर एक नए प्रांत का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 ईस्वी में। सन 1930 से 1932 में बरही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया गया? याद रखिएगा ये गया में। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा ये झारखंड है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर निर्मित है? तो याद रखिएगा स्वर्णरेखा नदी पर, यह झारखंड में अवस्थित है। स्टार टीवी का मालिक कौन? ये करंट अफेयर है, ये बहुत पुराना करंट अफेयर है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है कहाँ पैदा होती है? तो ये याद रखिएगा ये उज्बेकिस्तान में पैदा होती है। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देख रेख करता है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। भारत का राष्ट्रीय स्तनी अथवा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये है बाघ, और इसका वैज्ञानिक नाम है पाइथरा टाइग्रिस लिनियास। और याद रखिएगा भारत सरकार ने
बाघों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम चलाया था। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो ये याद रखें, ये आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। 1800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये याद रखें, यह सूत्र युग से जुड़ा हुआ है। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 51 का क, ये मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करता है। और याद रखें कि इसे सरदार सिंह स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। और इसे भाग 4 के क में एवं अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। अगर हम लोग बात करें मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो वह भी 11। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था अर्थात द्रव अवस्था में होती है? तो ये याद रखिएगा, ये हो गया ब्रोमीन। कुछ महत्वपूर्ण तत्व पर अगर हम लोग बात करें तो कुल ज्ञात तत्व है 119, प्राकृतिक तत्व है आपको 88, अब 92 भी कह सकते हैं आप लोग, कृत्रिम तत्व है 24, धातुओं की संख्या 90, अधातुओं की संख्या 22 है। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन और सर्वाधिक उपलब्ध धातु है आपका एल्युमिनियम, सबसे हल्का है हाइड्रोजन, सबसे भारी है ओस्मियम, सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। द्रव्य धातु तत्व की बात की तो पारा होगा और अधातु की बात की जाए तो ब्रोमीन होगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है और सबसे अच्छा सुचालक अधातु की बात की जाए तो ग्रेफाइट है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व की बात की जाए तो यह सोना है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम से। सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? तो सीजियम है। और सबसे क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो यह फ्लोरीन है। और केरोसिन तेल में रखा जाने वाला जो तत्व है वो है सोडियम। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत ने किस देश की सहायता लेने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? तो इंडोनेशिया के साथ। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को किससे परिभाषित करते हैं? तो दाब से। अगर हम लोग दाब की बात करें तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है F/A अर्थात P बराबर F/A अर्थात पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब की SI मात्रा की बात की जाए तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसे पास्कल भी कहते हैं। और याद रखिएगा, दाब एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो यह है कालिदास। विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य से शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी, जिसे हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या है? तो ये याद रखिएगा, ये चुना पत्थर है। भारत में प्रधानमंत्री को कैसे मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा इसे मनोनीत किया जाता है, परंतु इसे नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेशन भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ? तो याद रखिएगा, यह बंगाल क्षेत्र में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, यह महानदी उड़ीसा पर है। खमसीन किस देश का स्थानीय पवन है? तो याद रखिएगा, यह मिस्र का है। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, अपवर्तन के कारण होता है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, अपवर्तन के कारण। तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। पानी से भरे गिलास बर्तन की तली में परा सिक्का थोड़ा ऊपर उठाई देता है, अपवर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठी दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। आप याद रखिएगा, अपवर्तन घटना आप वहाँ पर टिक कीजिएगा जहाँ आपको लगे कि यह वास्तविक नहीं है परंतु इस तरह से दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप अपवर्तन की घटना टिक लगाइएगा। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा, जनरेटर का। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं कौन सा है जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? तो याद रखिएगा, एल्वियोलाई। डिजिटल करेंसी ABER अबेर किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो याद रखिए, UAE व सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च की गई है। जयप्रकाश नारायण पुल किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा, ये गंगा नदी पर स्थित है। गुजरात के भूज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा, 2001 ईस्वी में। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो याद रखिएगा,
1877 में। अगर हम लोग जनगणना की बात करें तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और जनगणना का महाविभाजक वर्ष अगर पूछा जाए तो यह 1921 होगा। और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष पूछा जाए तो यह 1951 होगा। जनगणना कितने वर्षों पर होती है तो प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है। जनगणना का दिन क्या कहलाता है तो डेमोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे अक्सर एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। 17वें लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? याद रखिएगा 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कौन मलेशिया का 16वां राजा? ये करेंट है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। समाचार पत्र राष्ट्र गिरफ्तार सच बताने वाला का संबंध किस धर्म से था? यह पारसी धर्म से संबंधित था। ब्रेड मोल्ड राइजोपस किस तरह के जनन में होता है? तो यह लैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है। वरुण 3 जल परियोजना किस देश में स्थित है? याद रखिएगा ये नेपाल में स्थित है। मोस्ट VVI है। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल या उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये नागालैंड में मनाया जाता है। कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह दिया था? याद रखिएगा ये गौतम बुद्ध होगा। अब हम आज के प्रमुख करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो भारत की राजधानी की बात की जाती है नई दिल्ली है और यहाँ रुपया चलता है। बांग्लादेश की बात की जाए तो ढाका है और इसका रुपया है टका। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और रुपया अफगानी है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी मुद्रा है नुगुल ट्रम। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है। श्रीलंका की बात करें तो इसकी राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। ये बिल्कुल नया से आप लोग याद रखिएगा और इसकी राजधानी है और इसका रुपया है श्रीलंकाई रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ नेपाली रुपया चलता है। म्यांमार की बात की जाए तो नई पैताप इसकी राजधानी है और क्या चलता है। चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ रेन मिनबी फिलहाल में यह चल रहा है। मालदीव की बात की जाए तो माले है, इसकी राजधानी रुफिया है। चीन अपना मुद्रा हमेशा बदलते रहता है। इसका मुद्रा अगर पूछा जाए तो युआन भी इसकी मुद्रा है। आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है 30 अगस्त 2009 ईस्वी को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 12 है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया है। और याद रखिएगा मोस्ट VVI विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। ये बार बार इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लें। कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर बात करें तो यह दिसंबर का महीना है और 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण विश्व ऊर्जा संरक्षण मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, VVI है। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, मोस्ट VVI है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं और इसी दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबावें। डियर फ्रेंड्स, 100% गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि अगर आप ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपके बिहार स्तरीय आगामी सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबावें। जय हिंद, जय भारत।